नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एम के इंस्टीट्यूट उज्जैन में। तो पॉलिटी की श्रृंखला में आज का जो हमारा वीडियो वो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित। इस वीडियो में हम जानेंगे कि राज्य के क्या क्या कर्तव्य हैं नागरिकों के प्रति। तो वीडियो जो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है एग्जाम की दृष्टि से, तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक देखिएगा। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। ये तो आपको मालूम है अगर आपने संविधान कभी पढ़ा होगा तो। नीति निर्देशक तत्व को भारत के संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया। अब कभी कभी क्या होता है कि प्रश्न पूछ लिया जाता है कि नीति निर्देशक तत्वों का कॉन्सेप्ट किस देश से लिया गया। तो जैसे कि आपको पहले मैंने बताया था कि मौलिक अधिकारों का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने अमेरिका से लिया है। तो ठीक वैसे नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया। और आयरलैंड ने कहाँ से लिया है? तो आयरलैंड ने लिया है स्पेनिश संविधान से, स्पेन के संविधान से, है ना। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अब इसके उद्देश्य की बात करें तो नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में लिखने का उद्देश्य ये है कि एक सामाजिक और आर्थिक लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना हो, है ना। इस कारण इसका संविधान के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। अब इसके विचारों की बात करें तो 3 विचारों से पूर्ण है। एक तो गांधीवादी विचार, दूसरा है समाजवादी विचार, और तीसरे जो है वो है उदारवादी विचार। ठीक है, तो इसमें 3 विचारों से पूर्ण है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें यह है कि देखो, राज्यों के उसमें जो नीति निर्देशक तत्व है हमारे, तो उसमें क्या लिखा है? राज्यों के कुछ कर्तव्य नागरिकों के प्रति, अपनी प्रजा के प्रति, जनता के प्रति। लेकिन फिर भी अगर राज्य अपने कर्तव्य को पूरे नहीं कर रही है, जैसे कि अभी 5 साल हो गए मध्य प्रदेश में सब इंस्पेक्टर की भर्ती नहीं आई कि बिल्कुल भी। अब जितने भी मध्य प्रदेश में कैंडिडेट हैं जो सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ऐसा तो है नहीं कि कोर्ट में जाएंगे कि यार कोर्ट से जाके बात करेंगे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कि मध्य प्रदेश जो है 5 साल से भर्ती नहीं दे रहा, है ना। तो अगर राज्य, क्या इसका मतलब मैं कि ये कहना चाहता हूँ कि राज्य अगर अपने कर्तव्य को निभाने में असफल रहती है तो जनता क्या करेगी? न्यायालय में नहीं जा सकती। इसका मतलब ये कि न्यायालय द्वारा प्रवर्तन ही नहीं है ना। मतलब न्यायालय में वाद विवाद का ये विषय नहीं है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जैसे मौलिक अधिकार का हनन होने पे आप लोग क्या मतलब न्यायालय में जा सकते हो, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों का अगर आपका अधिकार सरकार कंप्लीट नहीं करती है तो आप न्यायालय में नहीं जा सकते हो। ठीक है, तो ये तो हुई यहाँ की बात। हाँ, मैं इसमें आपको एक बात और महत्वपूर्ण रूप से बताता हूँ कि आपने कभी सोचा है कि मौलिक जो हमारे मौलिक अधिकार है वो भाग 3 में है ना। फिर जो हमारे मौलिक कर्तव्य है वो सीधे भाग 4 के क में आ गए। तो ऐसा इन्होंने क्यों नहीं करा कि मौलिक अधिकारों को भी भाग 3 के क में मतलब एक बना के कर सकते थे सेपरेट। और कभी आपने इस बात पे गौर नहीं किया होगा, लेकिन इसका क्या बहुत बड़ा कारण है। कारण इसका सबसे बड़ा ये है कि जब संविधान हमारा निर्माण हो रहा था तो उस वक्त क्या होता कि जितने सारे भी जो मौलिक अधिकार थे तो वो हम सबको मतलब उसमें मिल रहे थे भाग 3 में। लेकिन क्या हुआ कि उस टाइम भारत के पास में इतने पैसे नहीं थे, और मतलब संविधान निर्माता भी ये नहीं चाहते थे कि नागरिकों को एकदम से इतने अधिकार दे दिए जाए कि नागरिक होन भी मतलब एक प्रकार से पागल हो जाए या कह दो ओवरलोड हो जाए। क्योंकि उनको नागरिकों को इतने अधिकार मिल जाएंगे तो नागरिक जो रहेंगे भारत के, या तो वो सरकार की 12 बजा देंगे या फिर कोर्ट की 12 बजा देंगे। तो इस चक्कर में क्या करा कि कुछ जो हमारे मौलिक अधिकार है तो उसको राज्यों को सुपुर्द कर दिया, कि राज्यों की जवाबदारी या जिम्मेदारी कर दी गई कि राज्य जब भी समय आने पे चाहे तो मौलिक अधिकारों को अपने नागरिकों को किसके माध्यम से, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से सौंप सकती है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था। फिर उसके बाद में तो जो 4 क में जो हमारे मौलिक कर्तव्य है उसको ऐड करा, इसको 3 क में नहीं। तो ये इसका पीछे का कॉन्सेप्ट है। तो चलो अब हम वीडियो को फाइनली स्टार्ट करते हैं। तो अपन ने इसमें क्या पढ़ा कि भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक है। नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। वो 3 विचारों से पूर्ण है, गांधीवादी, समाजवादी और उदारवादी। और एक और चीज़, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, मतलब अगर सरकार जवाबदारी नहीं निभाती अपनी तो आप न्यायालय नहीं जा सकते हो। तो ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51। अनुच्छेद 36 कहता है राज्य की परिभाषा। राज्य के अंतर्गत वही सभी सरकारी संस्थाएं इसमें शामिल आती है। और दूसरी बात यह कि एक क्या कहते हैं,
लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। तो इस अनुच्छेद 36 में ये लिखा हुआ है। अनुच्छेद 37 कहता है कि न्यायालय में प्रवर्तन नहीं है। मैंने आपको बता ही दिया कि क्या है इसका मतलब, है ना। इसके बाद 36 के बाद में हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 कहता है कि सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय की स्थापना करना। प्रत्येक जो भारत का जो नागरिक है उसके पास में सामाजिक न्याय मतलब समाज में जो ऊंच नीच जो होता है, मिडिल क्लास और लोअर क्लास या हाई क्लास, ये जो समाज का भेदभाव है ये कुछ भी नहीं हो, है ना। बहुत मतलब इसको सीमित कर दिया जाए, बहुत कम कर दिया जाए। आर्थिक न्याय मतलब ये है कि कोई व्यक्ति या तो बहुत ज़्यादा अमीर नहीं बने, और अगर बन भी रहा है तो जो वंचित वर्ग है, जो बहुत ज़्यादा गरीब है, उनकी स्थिति इतनी ज़्यादा खराब नहीं हो। तो आर्थिक न्याय मतलब ये होता है। राजनीतिक न्याय मतलब ये कि वंचित वर्गों को राजनीतिक में हक दिलाना, उनके नेताओं को चुन चुन कर पार्षद बनाना, यह करना। तो राजनीतिक न्याय का मतलब ये होता है ना। फिर अनुच्छेद 39 क्या कहता है? अनुच्छेद 39 कहता है समान कार्य के लिए समान वेतन। अब आपने देखा होगा कि जो इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब महिला और पुरुष के लिए बात की गई है, समान कार्य के लिए समान वेतन। जैसे कि आप देखोगे सरकारी संस्थान है कोई, तो उसमें अगर कोई महिला पटवारी है तो उसकी सैलरी वही होगी जो एक पुरुष पटवारी की होगी, है ना। ऐसे आप देखते हो कि अगर महिला कोई टीआई है ना, थाना इंचार्ज, तो उसकी जो सैलरी होगी वही पुरुष की सैलरी होगी ना। तो समान कार्य के लिए समान वेतन। लेकिन क्या होता है कि कॉरपोरेट सेक्टर या प्राइवेट जॉब्स जो रहती है उनमें ऐसा नहीं देखते हैं। उसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि जैसे कोई पुरुष है, ठीक है, अब वो कोई 25,000 रुपये महीना कमाता है, तो वो क्या करेगा, वो किसी भी औरत से शादी मतलब किसी भी महिला से शादी करने का तैयार हो जाएगा। भले वो महिला पढ़ी लिखी नहीं है तो भी उसको उससे क्या करेगा, शादी करने के लिए रेडी हो जाएगा। लेकिन वहीं कोई महिला है, अगर वो 30 से 35 हज़ार रुपये कमाती है महीना, तो वो 25,000 वाले पुरुष से कभी शादी नहीं करेगी। तो प्राइवेट सेक्टर वाले का ये बात बहुत अच्छे प्रकार से जानते हैं, तो वो क्या करते हैं कि इसमें पुरुषों को आगे रखते हैं। ताकि क्या होता है कि देखो, अब एक पुरुष अगर घर कमा के घर ले जाएगा तो वो अपने बीवी बच्चों सबका पेट पालेगा। लेकिन एक महिला अगर कमाएगी तो वो क्या करेगी, वो महिला सिर्फ उससे अपने वो मेकअप का खर्चा, ब्यूटी पार्लर का खर्चा वो सब करेगी। पर ये देखो, मैं मतलब बता रहा हूँ एक बात, कड़वाहट है भले, लेकिन है सही, है ना। बाकी ऐसा नहीं, महिला भी आज की तारीख मतलब वर्तमान में बहुत कुछ सक्सेस कर रही है। जैसे कि हम देखते हैं कि अ, एक अवनी है, पायलट है वो, मतलब। और राष्ट्रपति भी देखो हमारी महिला है, द्रौपदी मुर्मू जी, है ना। तो ये महिलाओं को भी गलत कहना कोई वो नहीं होता, दोनों सब बराबर है आजकल, पुरुष और महिला एक बराबर है ना। फिर अनुच्छेद 39 का कहता है कि निशुल्क कानूनी सहायता। 42वें संशोधन 1976 के तहत इसको जोड़ा गया, पहले नहीं था ये संविधान में, लेकिन इसको जोड़ा गया 39 का में, निशुल्क कानूनी सहायता। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको कभी कानूनी सहायता की जरूरत पड़ती है तो जो आप पीड़ित पक्ष हो, तो सरकार की जवाबदारी है आपको कि आपको फ्री में कानूनी सहायता उपलब्ध करवाए। अब आप ये सोच रहे हो कि कभी सरकार ने अब कानूनी सहायता उपलब्ध नहीं कराई तो हम क्या करें? तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि न्यायालय में प्रवर्तन ही नहीं है ना। इसके लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते हो, या अनुच्छेद 37 कहता है। अब अनुच्छेद 40 को देखते हैं। तो अनुच्छेद 40 का मतलब ये है कि ग्राम पंचायतों का गठन। सरकार, राज्य सरकार जो रहती है, समय समय पे क्या करती है, अपने जो गांवों में ग्राम पंचायत का गठन करती है, ठीक है। तो अभी एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। देखो, अनुच्छेद 36 में हमने पढ़ा राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 37 में हमने देखा कि न्यायालय में प्रवर्तन ही नहीं है। अनुच्छेद 38 कहता है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना। अनुच्छेद 39 कहता है कि सामान्य कार्य के लिए समान वेतन, अगर पुरुष हो या स्त्री, उन दोनों को समान वेतन दिया जाएगा। अनुच्छेद 39 का कहता है निशुल्क कानूनी सहायता। 42वें संशोधन 1976 कहता है इसको जोड़ा गया। अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायतों का गठन। तो ये आपको उम्मीद करता हूँ याद हो गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, इससे पहले अगर आपने वीडियो हमारा लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल से जुड़ी रहिएगा। धन्यवाद। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम अनुच्छेद 41 क्या कहता है। अनुच्छेद 41 कहता है कि सरकारी सहायता विशेष कारणों में। अभी आपने देखा होगा कि कोरोना काल जब हमारा स्टार्ट हुआ था, तो जो गरीब घर के लोग थे उनके घर पे सरकार ने क्या करा था, 5 किलो आटा वगैरह पहुंचाया था, है ना। कुछ मतलब राशन पानी उनके घर पर डलवा दिया था। ठीक वैसे ही अभी आपने देखा होगा कि वृद्धा पेंशन चलती, जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनको लिए, उनके मतलब जीवन व्यतीत करने के लिए। और अभी लाडली बहना के जो फॉर्म निकल रहे हैं ना, 1,000 रुपये हर बहन को अपने मामा द्वारा, श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा दिए जाएंगे, है ना।
तो ये जो है सरकारी सहायता होती है ना, तो ये अनुच्छेद 41 के तहत ये होता है। फिर अनुच्छेद 42 कहता है कि प्रसूति सहायता, अगर कोई महिला है ना, उसकी कंडीशन ऐसी नहीं कि वो अस्पताल जा सके अपने प्रसूति के समय में, तो उसको सरकार की तरफ से क्या प्रसूति सहायता मिलेगी, और ऊपर से उसको 600 या शायद 1000 रुपये हो गए होंगे अभी तक तो, या 1500 भी हो सकते हैं। तो एक रकम मिलेगी अपने गोली दवाई के खर्चे के लिए, है ना। और आंगनवाड़ी में भी क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जो महिला गर्भ से रहती है या उनकी गोद भराई भी की जाती है, साथ में उनको पोषण आहार भी दिए जाते हैं ना। तो ये सब भी सरकार की जिम्मेदारी होती है, अनुच्छेद 42 ये कहता है। अब मनोचित दशा ये होती है कि कभी कभी कोई विकलांग जो रहता है उसको किसी ऐसी जगह भेज दिया जाता है सरकारी नौकरी में कि जहाँ पे वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाता। तो इसी दशा में क्या, वो अगर चाहे तो एक अर्जी लिख के अपने जो अधिकारी है उनको दे सकता है कि सर मुझे मेरा ट्रांसफ़र यहाँ नहीं करवाना, वहाँ करवाना है। तो सरकार चाहेगी तो उसका ट्रांसफ़र उसकी मनचाही जगह पे हो सकता है। अगर फिर भी नहीं होता तो आपको मैंने बताया रखा है, अनुच्छेद 37 कहता है कि ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक है। अब अनुच्छेद 44 कहता है, अब आप सोच रहे होंगे अनुच्छेद 43 आना चाहिए। तो देखो मैंने इसमें क्या करा है कि जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे ना, आपको केवल मतलब उन्हीं अनुच्छेदों का वर्णन किया है। तो ऐसा आप वो मत करना कि अनुच्छेद 43 तो सर ने पढ़ा ही नहीं है, आप सर्च मार के देख लेना एक बार गूगल पे क्या है। अनुच्छेद 44 कहता है कि सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, है ना, सिटीजन चार्टर आप समझते होंगे, वही है कि सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता है। अनुच्छेद 45 कहता है कि 6 से कम उम्र के बच्चों की शिक्षा स्वास्थ्य की जिम्मेदारी राज्य की है। ये कब जोड़ा गया, तो ये 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। तो इसको भी ध्यान रखना। आप अनुच्छेद 45 कहता है कि 6 से कम उम्र के बच्चों की शिक्षा स्वास्थ्य की जिम्मेदारी राज्य की है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में, है ना। और 6 से कम उम्र के बच्चे क्या पढ़ेंगे, तो आंगनवाड़ी वगैरह जाते होंगे, है ना। और फिर जाएंगे भी तो प्ले स्कूल में जाएंगे। फिर अनुच्छेद 46 कहता है कि SC ST वर्ग, जो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति है, वैसे वर्गों के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था भी सरकार उठाएगी, मतलब उनका खर्चा थोड़ा बहुत। अब कुछ लोग सोचते हैं कि आरक्षण के माध्यम से क्या होता है कि जो SC ST वर्ग के बच्चे उनकी पढ़ाई फ्री में हो जाती है ना। तो देखो ऐसा हर किसी के साथ में नहीं होता है। इसके लिए क्राइटेरिया सरकार ने बना रखा है। जैसे कि किसी के फादर है, अगर वो सरकारी नौकरी में है, तो उनके जो बच्चे भले वो SC ST क्यों ना हो, उनकी शिक्षा जो रहेगी वो फ्री नहीं होगी, मुफ्त में नहीं होगी, है ना। तो वो ऐसे वर्गों के बच्चे जो बहुत ज़्यादा वंचित है और जिनकी सालाना आय जो है 3 लाख से बहुत कम है, तो ऐसे वर्गों के जो बच्चे रहेंगे ना, उनकी बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था सरकार करा सकती है ना। उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करा सकती है ना, ये वो। तो ये आप ध्यान रखना ना। आप पढ़े लिखे आप बन रहे हो ना, आप तो बहुत अच्छे से पढ़ो और अच्छे से हर टॉपिक को समझो। तो अनुच्छेद 46 ये कहता है। फिर अनुच्छेद 48 का की बात करें तो ये भी देखो पहले संविधान में, मतलब इसके भाग 4 में नहीं था। ये कहता है पर्यावरण संरक्षण, और इसको भी कब जोड़ा, तो 42वां संविधान संशोधन और 1976 के तहत इसको संविधान में लाया। फिर अनुच्छेद 50 कहता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका जो है पृथक रहेगी। इसका मतलब ये है कि न्यायपालिका के अगर कोई कार्य है ना, जैसे कोर्ट है जो अपना काम कर रही है, तो उसमें सरकार हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं करेगी। और सरकार अगर कुछ काम कर रही है तो उसमें कोर्ट कुछ भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो अनुच्छेद अब 50 कहता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग रखना है। अब इसको याद कैसे करोगे, तो देखो मैंने इसको याद कैसे करा था। ये 50 है ना, तो मैंने इसको ऐसे याद रखा था कि 50 और ये 50 मतलब अलग अलग, है ना, तो ऐसे याद रखा था। फिर इसके बाद में अनुच्छेद 51 का कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। कभी भी सरकार जो रहेगी, अगर कहीं दंगे वंगे भड़कते हैं तो सरकार उनको कंट्रोल में करेगी और शांत करवाएगी, है ना। सुरक्षा अपने देश की और राज्य की करेगी। इसके अंतर्गत ये भी आता, देखो अब जो ट्रेन चलती है, तो ट्रेन जो है ना केंद्र सरकार का विषय है, पर ट्रेनों की रक्षा कौन करता है, तो राज्य सरकार है। तो इसका मतलब ये होता है। ठीक है। तो ये अभी हमने एक बार इसको फिर से रिकॉल कर लेते हैं हम कि अनुच्छेद 41 में हमने पढ़ा सरकारी सहायता, है ना, जैसे राशन वगैरह, BPL कार्ड वगैरह, ये सब। अनुच्छेद 42 महिलाओं के लिए पूरा प्रसूति। हाँ, इसमें ये क्वेश्चन बन सकता है आपका कि कौन सा अनुच्छेद जो है नीति निर्देशक तत्व का जो महिलाओं के लिए, संपूर्ण महिलाओं के लिए, तो यह अनुच्छेद 42 केवल महिलाओं के लिए लिखा गया है ना। फिर अनुच्छेद 44 कहता है कि सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता।
44 मतलब समान, है ना। फिर अनुच्छेद 45 कहता है कि 6 से कम उम्र के जितने बच्चे हैं उनके शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था कौन करेगा, सरकार करेगी, है ना। अनुच्छेद 46 कहता है SC ST वर्ग के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था भी सरकार करेगी। फिर अनुच्छेद 48 का कहता है पर्यावरण संरक्षण हम सभी भारतीयों को करना है ना, ये अपना मौलिक कर्तव्य व अधिकार भी जो है वो सब है, ये कहा है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको लिखा गया है। अनुच्छेद 50 कहता है कि कार्यपालिका न्यायपालिका दोनों 50-50 है ना, ऐसे ध्यान रखना। और अनुच्छेद 51 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की, कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की। अब देखो मैं आपको इसमें से कुछ एक बात और बताना चाहता हूँ कि 1973 में क्या हुआ था, 1973 में केशवानंद भारती का मामला उठा था, है ना, केरल से। तो सुप्रीम कोर्ट में गए तो कुछ बात हुई थी, मैं आपको कभी डिटेल में उस बारे में चर्चा करेंगे अपन। बहुत मस्त मामला था वो, मतलब बहुत उस मतलब बहुत अलग ही चीज़ थी वो, मैं आपको कोई बाद में बताऊंगा। अभी तो मैं आपको इतना डिटेल मतलब छोटी मोटी बात बताता हूँ। तो उसके तहत क्या हुआ था कि उन्होंने बोला था कि मौलिक अधिकार, मतलब कोर्ट का निर्णय आया था तो उसमें आया था कि मौलिक अधिकार जो है वो श्रेष्ठ है नीति निर्देशक तत्वों से, मतलब मौलिक अधिकार जो है ना निर्देशक तत्वों से ऊपर के हैं। फिर बाद में क्या हुआ कि 42वां संशोधन जब हुआ 1976 में, तब संसद का निर्णय ये निकला कि मौलिक अधिकार जो है वो नीचे है और श्रेष्ठ क्या है, तो श्रेष्ठ ये है नीति निर्देशक तत्व, है ना। फिर बाद में क्या हुआ कि मिनर्वा मिल्स का जब मामला कोर्ट में पहुंचा 1980 में, तो दोनों में क्या करा, संतुलन रखा गया, है ना। बात ये निकली कि ना तो देखो मौलिक अधिकार सबसे ऊपर है और ना ही नीति निर्देशक तत्व ऊपर है, दोनों में क्या करा, बैलेंस बना के चलने को कहा। तो आप ये मत समझना कि मौलिक अधिकार अच्छे हैं या फिर नीति निर्देशक तत्व अच्छे हैं, दोनों क्या है, एक दूसरे के पूरक है ना, तो ध्यान रखना। तो बस वीडियो हमारा जो था यहीं तक था। अगर आपको सच में अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अपने दोस्तों के साथ में भी अगर शेयर कर दोगे तो मेरा भला हो जाएगा। और अगर सही में अच्छा लगता तो लाइक कर दिया करो यार, उससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का कि हाँ मतलब बच्चों को टॉपिक अब समझ में आ रहे हैं ना, ऐसा वैसा। अब मैं भी क्या हूँ इस फील्ड में थोड़ा नया हूँ, मतलब हालांकि मुझे एक्सपीरियंस तो था पढ़ाने का, टीचिंग का, लेकिन जो डिजिटल प्लेटफॉर्म जो मेरे को मिला ना, तो उसमें मैं थोड़ा नया भी मतलब उतरा ही हूँ और मेरे प्रैक्टिस ही है। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो अंत में यही कहूँगा कि अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दिएगा, और नहीं भी करोगे तो चलेगा। बाकी हाँ, ये है कि शिक्षा सबका अधिकार है और आपको भी पढ़ना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।